प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। संगठन क्या है और उसके क्या आवश्यक तत्व हैं और उसका क्या महत्व है। इसके पश्चात आज हम संगठन के जो प्रकार हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो प्रकार के संगठन हैं। एक तो औपचारिक संगठन है और दूसरा क्या है, अनौपचारिक संगठन है। तो आज हम क्या है, डिटेल में औपचारिक संगठन के बारे में थोड़ा देखते हैं। आधुनिक युग में मानव का हमेशा छोटे बड़े संगठनों से संपर्क रहा है। कुछ संगठन बहुत उपयोगी होते हैं तो कुछ संगठन कम उपयोगी होते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य का परिवार नामक सामाजिक संगठन से सबसे पहले परिचय होता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु, अनुभव तथा कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका वास्ता क्या है, अनेक प्रकार के संगठनों से होता है। स्कूल, महाविद्यालय, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, बस डिपो, महिला मंडल, मित्र समूह तथा अस्पताल आदि संगठनों के उदाहरण हैं। इनसे व्यक्ति रूबरू होता रहता है। यदि हम संगठनों के आकार के दृष्टिकोण से देखें तो रेलवे आज के समय में भारत में सबसे बड़ा संगठन है और उसमें करीब 14 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। और जबकि प्राथमिक स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो है, वो छोटा संगठन है। हमारा परिवार एक सरल और सहज संगठन है, जबकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एक जटिल संगठन है। यद्यपि प्राचीन काल से सभ्य मानव समाज में संगठन किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहा है, तथापि यह सत्य है कि औद्योगिक क्रांति के बाद संगठनों का आकार और जटिलता दोनों क्या है, बढ़ी है। आज ऐसे किसी भी समाज की कल्पना करना निरर्थक है जिसमें कोई संगठन न हो। अब हम जो संगठन हैं उसके दो प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहला है औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन व्यवस्थित ढंग से नियोजित और रूपांकित किए जाते हैं और इनका निर्माण किसी प्राधिकृत सत्ता द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक संगठन जैसे सचिवालय, जिला कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। इन संगठनों का विवरण चार्ट और नियमावली में किया जाता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं। यदि पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लुई एलन कहते हैं कि औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसमें हर व्यक्ति के लिए निश्चित कार्यों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, कार्य तथा जवाबदेहिता स्पष्ट होती है। यह सारी व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें कार्यरत सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी से प्रभावी ढंग से मिलकर कार्य करते हैं। कहने का भाव यह है कि इसमें व्यक्तियों के लिए निश्चित कार्य होते हैं, व्यक्ति के अधिकार, कार्य, सत्ता, जवाबदेहिता स्पष्ट होती है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है, वो प्रभावी ढंग से मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन कहते हैं, औपचारिक संगठन में अमूर्त तथा बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सदस्य के व्यवहार को क्या है, प्रभावित करता है। अब हम अर्थ को समझने के पश्चात औपचारिक संगठन की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। औपचारिक संगठन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। पहली जो विशेषता है वो है कानूनी स्तर। औपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषता है ये, इन्हें क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत सरकारी संगठनों का निर्माण होता है। भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको एम्स कहते हैं, तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA, ये सब क्या है, औपचारिक संगठन है और इनका निर्माण किसी न किसी कानून के अंतर्गत किया गया है। स्पष्ट है कि जो कानून संगठन बनाने की अनुमति देता है वह संगठन को कुछ अधिकार भी प्रदान करता है। औपचारिक संगठनों में काम करने वाले कार्मिक को अपने कार्य के निष्पादन के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं।
सत्ता का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे अर्थात अधोगामी होता है। तो इस प्रकार से औपचारिक संगठन क्या है, कानूनी आधार पर निर्मित होता है अर्थात इसका कानूनी स्तर होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है कार्य का विभाजन। प्रत्येक संगठन किसी न किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य भी निर्धारित किए जाते हैं। और औपचारिक संगठनों की ये खास बात है कि संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कार्मिक को उसकी योग्यता और पद के अनुसार कार्य दिया जाता है। कार्य को पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक कार्मिक तक स्पष्ट रूप से विभाजित और वितरित किया जाता है। सभी कर्मचारी मिलजुल कर कार्य करते हैं, किंतु संबंध निर्व्यक्तिक ही बने रहते हैं। इस संबंध में एल.डी. वाइट कहते हैं कि संगठन कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ठोस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबको अलग अलग कार्य और दायित्व दिए जाते हैं। तो कार्यों का व्यक्ति की योग्यता और पद के अनुसार क्या है, इसमें स्पष्ट विभाजन होता है। अगली इसकी खास बात है ढांचे की प्रधानता। औपचारिक संगठनों में डिजाइन तथा ढांचे की प्रधानता मिलती है। उर्वी कहते हैं कि ढांचे का अभाव असंगति, क्रूरता, बर्बादी और अकर्मण्यता का प्रतीक है, यानी वो संगठन में ढांचा आवश्यक मानते हैं। अतः औपचारिक संगठनों में स्पष्ट ढांचे के अंतर्गत कार्यरत सभी व्यक्तियों की परिस्थिति यानी पोजीशन और भूमिका क्या है, निश्चित रहती है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था तथा सदस्य के मध्य संबंधों का पता चल जाता है। इनके ढांचे को क्या है, हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात अगली विशेषता इसकी है स्थायित्व। औपचारिक संगठनों की यह प्रमुख विशेषता है। औपचारिक संगठन प्राय अधिक स्थायी होते हैं। फिर भी परिस्थितियों के अनुसार यह संगठन अपना ढांचा और उद्देश्य भी बदलते हैं, किंतु सामान्यतः इनका निर्माण या गठन क्या है, दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है। औपचारिक संगठन स्थायित्व के साथ साथ समय के अनुसार विकसित भी होते हैं। इनका आकार भी प्राय बड़ा और बहुआयामी कार्य क्षेत्र वाला होता है। तो इस प्रकार से स्थायित्व इसकी एक खास बात है। इसके पश्चात इसकी विशेषता आती है अगली, नियम एवं व्यवस्थाएं। इसके अंतर्गत सुस्पष्ट एवं सुविचारित नियमों, प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करना औपचारिक संगठन की पहचान है। इस प्रकार के संगठनों में कार्यरत व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार कार्य नहीं करते, बल्कि निर्धारित ढांचे, नियमों तथा व्यवस्थाओं में आबद्ध या जुड़कर कार्य करते हैं। इन संगठनों के नियमों तथा व्यवस्थाओं को स्पष्टतः वर्णित भी किया जा सकता है। अंतिम जो विशेषता है वो है चेतनापूर्वक निर्माण अर्थात जानबूझकर निर्माण और उसकी स्वीकृति। औपचारिक संगठनों का निर्माण प्राय जानबूझकर, चेतनापूर्वक अर्थात होशोहवास में तथा सोच समझकर किया जाता है। इस प्रकार के संगठनों को संबंधित अधिकारी से मान्यता अर्थात संबंधित सत्ता से मान्यता और स्वीकृति प्राप्त होती है। यद्यपि इस प्रकार के संगठनों का निर्माण सोच समझकर किया जाता है, किंतु इन संगठनों में भावनात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कार्य तथा अव्यक्तिक अर्थात निर्व्यक्तिक स्थिति क्या है, प्रमुख बनी रहती है। चेस्टर बर्नार्ड ने किसी भी संगठन के अस्तित्व के लिए 3 पूर्व शर्तें बताई है। पहली वो कहते हैं किसी सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्ति कार्य करे। दूसरा, व्यक्ति सहयोग या योगदान के इच्छुक हो। और तीसरा, उनके मध्य में संचार हो। अर्थात पहली बात यह है कि संगठन का कोई निश्चित उद्देश्य होना जरूरी है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों में सहयोग या काम करने की इच्छा जरूरी है। तीसरा ये है कि व्यक्ति जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनके मध्य में परस्पर संचार जरूरी है। अर्थात उद्देश्य, व्यक्ति और संचार, ये 3 क्या है, इसकी पूर्व शर्तें चेस्टर बर्नार्ड ने बताई है। इसके पश्चात हम आगे की क्लास में हम इसके लाभ और इसकी हानियों के बारे में देखेंगे।